हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 15 देखेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे आगे पर्ट के बारे में। जहां हमने पर्ट के बारे में अभी तक स्टडी किया था कि क्या क्या टाइम एस्टीमेट होते हैं। 3 टाइम एस्टीमेट होते हैं पर्ट में, जो कि हमने स्टडी किया था: ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम एस्टीमेट। और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये तीनों अपना अपना बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि ये जो टाइम एस्टीमेट है उनसे एक्सपेक्टेड जो टाइम एस्टीमेट है वो हम लोग कैसे लाते हैं, वो हमने स्टडी किया था। और हम लोग जो ये 3 टाइम एस्टीमेट है उसमें हम लोग अभी आगे देखते हैं कि एक मिनट, हम लोग इसको कि ये 3 टाइम एस्टीमेट है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो नहीं करते हैं। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करते हैं? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये एग्जाम में आ जाता है। और उस एक्टिविटी का, कोई भी एक्टिविटी है उसका जो वेरिएंस है वो निकालते हैं टीपी माइनस T6 टी, मतलब जो इन दोनों के बीच में जो गैप है उनका डिवाइडेड बाई 6 करके उसका स्क्वायर होता है, वो वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अंडर रूट वो जो होता है टीपी माइनस टी ओ बाई 6 का होता है। तो ये भी आपको ध्यान होगा कि वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है कोई भी एक्टिविटी। अब इसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें क्या होता है कि एक ही एक्टिविटी तो होती ही नहीं है, मल्टीपल एक्टिविटी होती है। तो मल्टीपल हर एक्टिविटी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो कर रही है, तो पूरा प्रोजेक्ट कैसे बिहेव करेगा प्रूफ मतलब, तो एक हर एक्टिविटी क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक ड्यूरेशन फॉलो कर रही है। तो पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो भी क्या होगा, प्रोबेबिलिस्टिक होगा। पर वो उसका पूरा प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालेंगे, ये इन्होंने सोचा। तो उसके लिए कौन सी थ्योरम आई है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब आप देखिए कि हर एक्टिविटी का अगर आपने एक्सपेक्टेड मीन टाइम निकाला और पूरे प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड मीन टाइम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से पाथ पे चलना पड़ेगा? जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज है उनके टाइम को तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में जो टाइम निकलता है मैक्सिमम जो टाइम होता है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए सिंपल है ना कि हमें क्रिटिकल पाथ के अलोंग चलना पड़ेगा, और क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो कि एक्टिविटीज आएगी उनका जो सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड मीन टाइम आ जाएगा। यही क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है कि प्रोजेक्ट में अगर n एक्टिविटीज है वो क्रिटिकल पाथ के अलोंग और सबका अपना अपना बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, उनका एक्सपेक्टेड मीन टाइम T1 Tn ऐसे है, तो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन एक्सपेक्टेड मीन टाइम क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड मीन टाइम क्या हो जाएगा, Te1 T मतलब क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो हमारे पास एक्टिविटीज हैं उनको हमें जोड़ देंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड मीन टाइम आ जाए। और पर ये ध्यान रखना है कि हमें क्रिटिकल एक्टिविटीज अलोंग ए क्रिटिकल पाथ ही लेनी है। एक क्रिटिकल, क्योंकि मल्टीपल क्रिटिकल पाथ होते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे क्रिटिकल पाथों की जोड़ दोगे तो 2 बार हो जाएगा और वो गलत हो जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज जोड़ दी, उन्होंने ये दी कि पूरे प्रोजेक्ट का अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो आप क्या करो, क्रिटिकल पाथ के अलोंग एक्टिविटीज है उनका वेरिएंस को जोड़ दो और वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल प्रोजेक्ट का वेरिएंस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये। देखिए आप कि सर जो भी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ के अंदर उनकी उनकी वेरिएंस को जोड़ दो, उनकी अनिश्चितताओं को जोड़ दो, उनकी अनसर्टेनिटी को सम अप कर दो, तो आपको क्या होगा पूरे। पर इसमें ध्यान रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस नहीं सम अप करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को सम अप नहीं करना है, केवल वेरिएंस आपस में जुड़ सकता है। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। इनके पीछे भी लॉजिक है पर हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाते। पर ये दोनों बातें हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट है, उसकी ड्यूरेशन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो अब हम आपको क्या कि मतलब एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन तो पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, पर आपको अगर मान लो कि बताना हो कि इस ड्यूरेशन में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो मेन कंटेंशन है वो ये बोलता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है और उसमें एक्टिविटीज अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो कर रही है तो जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करेगा। क्लियर है? तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। और उनकी में क्या होगा कि जो उसका एक्सपेक्टेड मीन टाइम क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो एक्टिविटीज है उनके मीन टाइम का सम होगा, उसका वेरिएंस क्रिटिकल एक्टिविटीज के वेरिएंस का सम होगा। यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। क्लियर है?
तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कंसेप्ट है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है, तो ये एग्जांपल है पर्ट का दिया हुआ है और इसमें सर्टेन ABCDFGHI एक्टिव प्रोजेक्ट है, उसमें सभी एक्टिविटीज का ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम हमें गिवन है। और हम लोगों को क्या निकालना है, प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड मीन टाइम और प्रोजेक्ट का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये हमारे पास टास्क दिया हुआ है और फिर उसके बाद वो हम आगे और दो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उनको समझेंगे। अब आप देखिए कि हम लोगों ने क्या किया है कि ये हमारे पास एक्टिविटीज है दिया हुआ है, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया, एक ही स्लाइड में लिखने के लिए हमने इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, पर एग्जाम में आपको उसको अच्छे से करना है। तो अभी हम लोग एक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड मीन टाइम निकाल लेते हैं, तो वो क्या होगा, TO + 4TM + TP/6 होगा। तो वैसे तो हमें क्रिटिकल पाथ के अलोंग ही निकालना है, पर हम सब लोगों सबका निकाल लेते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम तो सबका चाहिए और जो क्रिटिकल पाथ के अलोंग है उनका वेरिएंस चाहिए, पर हम सभी का निकाल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो एक बार हम निकाल लेंगे, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये 5, 10, 8 है, ये इसका निकालेंगे मान लो तो क्या होगा, TO 2 + 4 × 5 + 8, तो ये क्या हो जाएगा 30/6, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इसका वेरिएंस निकालना है तो क्या हो जाएगा 8 - 2/6, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे आप सारी एक्टिविटीज़ का हमने निकाला है, डायरेक्टली लिख दिया है, वो आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने ये TE ऐसे सिमिलरली ये जो है वो क्या है, TO, TM, TP, TE और ये हमारे पास क्या है सिग्मा स्क्वायर। अब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको नेटवर्क डायग्राम का लॉजिक भी दिया जाएगा, लॉजिक भी हो सकता है कि ए के बाद बी आए, वो सब दिया जाएगा, पर हम लोगों ने डायग्राम पहले ही बना लिया ताकि हम लोगों का जो टाइम है मेन फोकस उसी में चला जाए। पर फिर भी आपको नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं वो समझना है, तो आप पिछले वाले देखिए और उसके बाद कैलकुलेट। अब आपको क्या करना है कि जो सिंपल जो एक्सपेक्टेड मीन टाइम है उनको हमने एक नोटेशन बना रखा है उसी तरह कि ये हमारे इवेंट नंबर डालेंगे या अर्ली इवेंट टाइम डालेंगे, यहाँ एक्टिविटी उसके एक्सपेक्टेड यहाँ लिखेंगे, बाकी सारे इतने टाइम नहीं लिखेंगे। और सिंपल अब ये क्या है कि सिंपल CPM का केस हो गया, बस प्रोबेबिलिटी के साथ, विद प्रोबेबिलिटी है, बस CPM का केस है, हम लोगों ने पर्ट का केस है पर उसको CPM का केस बना दिया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि CPM पर्ट वाले केसेज में आपको एग्जाम में मेनली जो है AOA डायग्राम ही बनाना है हमेशा, क्योंकि वो इवेंट ओरिएंटेड है। पर्ट क्या होता है कि इसमें एक जो पर्ट और CPM में जो डिफरेंस बताए थे मैंने, उनमें एक डिफरेंस आपको ये कि पर्ट में क्या फोकस है, इवेंट ओरिएंटेड है, और CPM में क्या एक्टिविटी ओरिएंटेड है। उसका मतलब क्या है कि CPM में एक्टिविटी पे एम्फेसिस रहता है, मतलब एक्टिविटी का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम पता लगाते हैं, और पर्ट में एक्टिविटी का टाइम इतना अच्छे से पता नहीं लगा पाते हैं, उसमें एक्टिविटी का टाइम प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। ये पर्ट और CPM में एक डिफरेंस ये भी है। अब आपको क्या करना है कि अभी हम लोगों को पूरे प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड मीन टाइम पता लगाना है, तो उसके लिए तो हम एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड मीन इसलिए ऐड करना है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। अब हम लोग जिससे CPM में करते थे वैसे ही कर लो, एक सिंपल तरीका। कई लोग तो इसको सारी कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग तो जितने भी पाथ है उनमें सबसे जो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आएगा वही क्या होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। तो 5 + 10 15 + 8 23 + 4 27 + 4 31, तो इस पाथ से जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 31। एक दूसरा पाथ जाते हैं 5 + 8 13 + 10 23 + 4 27 + 4 31, ये पाथ से भी आ रहा है 31। 5 + 12 17 + 6 23 + 4 27 आ रहा है। इससे 5 + 8 13 + 16 19 + 4 23। तो ये दोनों पाथ तो क्रिटिकल नहीं है, बाकी जो दो पाथ है वो क्रिटिकल है। वन कौन सा है क्रिटिकल पाथ, 1, मैं इसको 1 लिख रहा हूँ, वो हो गया A B D H I, और दूसरा क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया 1 सेकेंड। आप लोग इनको थोड़ा सा एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव पेपर तो अच्छे से लिखना। अभी हम लोग A C E H, आप चाहो तो इनको डार्क भी कर सकते हो, जो कि क्रिटिकल पाथ डबल लाइन कर दोगे तो उसका मतलब वो B D H I और A C। तो इसमें दो क्रिटिकल पाथ है कि दो क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं, अपन ने सोचा भी था। तो एक्सपेक्टेड मीन टाइम जो है वो TE,
वो कितना हो रहा है 31 हो रहा है, सिंपल। इतना कोई वो ज़्यादा दिमाग लगाने, हालांकि इसके और भी तरीके हैं कि आप पहले एक्टिव इवेंट टाइम वगैरह निकालो, हम लोग पहले निकाल लिए। तो अभी हमें पता है कि अब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, जो जिसको समझ में आता है पहले हम इवेंट नंबर दे देते हैं 1 2 3, सॉरी इसको 3 देना पड़ेगा, इसको 4 देना पड़ेगा। फलकर रूल से आप ये नंबरिंग भी सीख सकते हैं। ये 5, इसको पहले 6 देना पड़ेगा, इसको 7 देना पड़ेगा और इसको 8 देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास जो देख सकते हो कि जो 1 इवेंट है उसका सिलेक्ट 0 होगा, 2 इवेंट है क्रिटिकल पाथ पे लाई कर रहा है, इसका सिलेक्ट भी 0 होगा। पर ये जरूरी नहीं है कि सिलेक्ट इवेंट का 0 हो तो वो क्रिटिकल पाथ पे लाई करेगा, पर क्रिटिकल पाथ पे इवेंट है तो सिलेक्ट क्या होना होगा, 0 होगा। ये चीज़ें जो कंसेप्ट हमने पहले पढ़े थे आप उनको वहाँ रीड कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर इसका बोल सकते हैं कि ये अर्ली इवेंट टाइम भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, 5 + 10 ये 15 होगा और ये भी 15 होगा, और ये 15 + 8 23 होगा, तो ये भी 23 होगा, और ये 23 + 4 27 होगा, ये भी 27 होगा, और ये क्या होगा 31 होगा, 31 होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी क्रिटिकल पाथ पे लग रहा है, 5 + 8 13 होगा, ये 13 होगा। बस इसका देखना है तो ये क्या होगा, 5 + 12 17 आ रहा है, यहाँ से 13 आ रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लेते हैं फॉरवर्ड पाथ में। ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको पीछे वाला लेक्चर एक बार देखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है समझने। और यहाँ पर बैकवर्ड पाथ में 27 - 6 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड जो कंप्लीशन टाइम है वो आ गया 31 डेज, एक्सपेक्टेड मीन टाइम। और प्रोजेक्ट का अभी हमें निकालना है डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2 क्रिटिकल पाथ है, तो दोनों क्रिटिकल पाथ है, तो पहले वाला फर्स्ट वाला क्रिटिकल पाथ के अलोंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस का सम करते हैं। तो फर्स्ट वाले के अलोंग वेरिएंस का सम करेंगे तो सिग्मा 1 मैंने नाम दे दिया। तो पहले ए का वेरिएंस लिखो, ए का वेरिएंस है 1, बी का वेरिएंस है हमारे पास कितना है, बी का वेरिएंस हमारे पास है 7.1, हमारे पास जो सी का वेरिएंस है वो हमारे पास कितना है 5, और डी का वेरिएंस कितना है 5.4, वो 4, और डी का वेरिएंस के बाद हमारे पास एच का वेरिएंस हमारे पास कितना है 1.78, और ये वेरिएंस कितना है 0.44। तो ये कितना हो गया टोटल वेरिएंस 15.76। और जो सिग्मा 2 स्क्वायर है, मान लो दूसरे क्रिटिकल पाथ के लें, 2 क्रिटिकल पाथ है, ए का है 1, सी का हमारे पास जो है वो है 4, और जो हमारे पास ई है उसका वेरिएंस है 1, एच है हमारे पास एच, और बाकी एक्टिविटी तो सेम है 0.44 प्लस ये 1.78 भी है, उसको हमने इधर लिख दिया। तो ये हमारे पास आ रहा है 8.21 लगभग। अभी आप देखिए कि क्रिटिकल पाथ जो 1 है और 2 है, इसमें क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट के 2 वेरिएंस आ रहे हैं। तो 2 वेरिएंस तो हो नहीं सकते प्रोजेक्ट के, एक ही वेरिएंस हो सकता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो कौन सा लेंगे आप लोग खुद सोचिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो वेरिएंस लेना है वो बिल्कुल सिंपल है कि आप देखिए दोनों पाथों में केवल बी डी एक्टिविटी सी ई एक्टिविटी डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखिए ये जो पाथ है इसमें बी और डी और सी और ई, तो बी एक्टिविटी जाइए और डी एक्टिविटी की तरफ जाइए। इनमें क्या है कि टीपी और टीओ के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। डी एक्टिविटी में देखिए टीपी और टीओ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि ई और एच एक्टिविटी, वो सी और एच एक्टिविटी, सी और एच एक्टिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है। तो वैसे भी देखिए जिस पाथ में सबसे ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है वो पाथ को हमें क्या मानना है, प्रोजेक्ट का वेरिएंस, ताकि सभी सही कैलकुलेशन होगी। तो अगर 2 क्रिटिकल पाथ है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में एक लाइन आपको और जोड़नी है, इफ देयर आर मल्टीपल क्रिटिकल पाथ then project variance will be sum of the some project variance will be the highest value of the variance along a given critical path। तो ये क्लियर है, समझ में आ गया। तो प्रोजेक्ट का जो वेरिएंस है वो क्या हो जाएगा 15.76, और प्रोजेक्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √15.76। तो ये लगभग 3.976 आएगा, मतलब 16 का इसको अंडर रूट करेंगे तो 4 आता है, तो 3.97 डेज आ जाएगा।
अब आपको क्या होगा कि अब आपको जैसे प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड मीन टाइम है 31 डेज जो कि है, पर ये 31 डेज 100% श्योर नहीं है। अगर ये 100% होता तो इसका मतलब क्या होता कि फिर तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता, जीरो आता, और उस केस में ये क्या बन जाता, सीपीएम का केस बन जाता, और फिर हमें आगे के सोचना नहीं पड़ता। पर अभी हमें पता है कि ये जो टाइम पीरियड है वो भी एक्सपेक्टेड मीन टाइम, तो जो मीन वैल्यू आ रही है बीटा डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, इसलिए इन्होंने बताया है कि प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। उसका जो है एक्सपेक्टेड मीन टाइम जो है 31 डेज है। डेविएशन 4 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब लगभग 4 दिन का। तो अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 31 डेज में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताओ, आपसे पूछा 35 डेज में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताओ प्रोजेक्ट, या 90% श्योरिटी के साथ आप बोल सकते हो कि कितने दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा, या आपको बताओ कि भाई हाँ, कि भाई मतलब आप ये बताओ कि भाई हाँ बोल सकते हो प्रोजेक्ट की भाई हाँ प्रोजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लगभग मतलब कि लगभग प्रोजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कि भाई हमारे पास 30% है से 60% लेवल में है, उस ड्यूरेशन में इस प्रोजेक्ट इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। कि प्रोजेक्ट मान लो कि लगभग 10 दिन से लेकर सॉरी यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं तो उस हिसाब से 30 दिन से लेकर 32 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये सब हमें क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टीज पता ही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में तो उसके स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटीज है कि मीन से इतना स्टैंडर्ड डेविएशन जाओगे तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो देखिए कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम ने हमें कितना हेल्प कर दी। उसने बोला कि प्रोजेक्ट क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन पार्ट एक्टिविटी फॉलोज, तो आपको आंसर देना बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इन पार्ट एक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉलोज, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फॉलोज, तो आपको आंसर देना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मत कर देना, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको एक टास्क को दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ये एक्टिविटी गिवन थी, उसके बाद उसमें क्या है कि हमें इस एक्टिविटी गिवन एक्टिविटीज में हमें आपको हम लोगों ने एक्सपेक्टेड मीन टाइम निकाले, इनको देख के आपको बताना है कि जो हमारा एस्टिमेटर है वो पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेटर है या ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेटर है। थैंक यू वेरी मच।